हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंपनी की बैलेंस शीट समझाऊंगा। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कारण यह है कि हमें इसे सीरियल नंबर से ही लिखना होता है। आप इसके क्रम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उसे आपको जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, यह आपकी बैलेंस शीट है। पार्ट फर्स्ट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है बैलेंस शीट एज 8। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम हमारा है पर्टिकुलर, दूसरा है नोट नंबर। देखिए क्या होता है कि हमें नोट नंबर, जैसे शेयर्स कैपिटल के बारे में अलग से हमें वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि कितनी अथोराइज शेयर कैपिटल है, कितनी इश्यूड है, कितनी आपकी पेड अप कैपिटल है, उस सब का आपको एक अलग से बनाना पड़ता है। इन सब का आपको वर्किंग नोट देना पड़ता है। हम इसमें खिचड़ी नहीं पका सकते ताकि बैलेंस शीट कंपनी की क्लियर दिखे, है ना। तो वर्किंग नोट के थ्रू हम बताएंगे। फिर हमारा तीसरा कॉलम है फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। लास्ट है हमारा फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब इसमें हम कैसे याद करें? सबसे पहले तो यह वर्टिकल फॉर्म में चलती है ना। इसके दो पार्ट होते हैं हमारी बैलेंस शीट के। फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और एंड सेकंड पार्ट है हमारा एसेट्स। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे जो मेन हेड हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट हेड में हमारा शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, एंड 4 है हमारा करंट लायबिलिटी। ये 4 मेन हेड हैं। फिर इसके अंदर हमें क्या है, शेयर होल्डर फंड कैसे बना है? ए नंबर है शेयर्स कैपिटल, बी है रिजर्वेंट सरप्लस, एंड सी है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इसे हम कैसे याद करें? देखिए क्या होता है, यदि आप ये फर्स्ट लेटर याद रख लो कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, SRM। अब ए से क्या कर लेंगे आप, शेयर्स कैपिटल, आर से रिजर्वेंट सरप्लस, एंड मनी एम से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहां आपको याद रखना है SRM। कभी गलती नहीं होगी, शुरू में 2-4 बार आप पढ़ेंगे और आपको आदत हो जाएगी। और SRM से आप S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्वेंट सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर दूसरा नंबर जो है वो अकेला है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, इसे हमें अकेला ही रखना है। तीसरा है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, मेन हेड है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। ये उप शीर्षक होते हैं, सब हेड होते हैं। यह हमारा इसका मेन हेड है ना, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्या होता है? देखिए, जो 12 मंथ से अधिक समय के लिए हमने लोन बोरो किए हैं, लोन लिए हैं, वह क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है। और 12 मंथ के पीरियड में जो होता है वह होता है शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता है, और जो शॉर्ट टर्म पीरियड के होते हैं वो करंट लायबिलिटीज में चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड डी है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? वही फंडा, इजी है, याद हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा। LDOL, LDOL, L से लॉन्ग टर्म बोरोविंग, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है ना। फिर है आपका करंट लायबिलिटी। मेन हेड कौन सा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेन हेड है 4th नंबर, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में आप किसको लेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोविंग,
ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि शॉर्ट नेम वही STOS, स्टॉस। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अब स्टॉस को कैसे याद रखें? देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं ना कितनी बार स्टॉप, STOP, स्टॉप बोलते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे होते हैं, बड़े प्यारे से बच्चे होते हैं, अपनी तुतली भाषा में बोलते हैं स्टॉस। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, स्टॉस, तोतला बच्चा बोल रहा है छोटा सा, स्टॉस, अपनी तुतली जुबान में। सब याद करने के तरीके हैं, बहुत से बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं, शॉर्ट नेम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये शॉर्ट नेम आपको सीक्वेंस सिखाएगा कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, स्टॉस, T फॉर ट्रेड पेबल, O फॉर अदर करंट लायबिलिटीज एंड S फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं असेट्स पर। हमारा सेकंड पार्ट है असेट्स। अब असेट्स के दो भाग हैं, देखिए, नॉन करंट मतलब मेन हेड ओनली 2 है एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लेकिन हमारा जो नॉन करंट एसेट्स है इसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, चौथा है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड लास्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को हम कैसे याद करें? बहुत सिंपल है, FNDLO, फंड लो, FNDLO। देखिए FNDLO, फंड लो, है ना। तो इससे हम याद करेंगे, F से फिक्स्ड एसेट्स, N से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D से डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। O फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका फंड लो। फंड लो किसको बताएगा? नॉन करंट एसेट्स को। बस आपको एक ध्यान रखना है कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसमें 4 प्रकार होते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब इसे हम बोलते हैं मूर्त संपत्ति, है ना, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, कोई सी भी मशीन वगैरह, ये सब टेंजिबल हैं, जिसे हमने बिजनेस में यूज़ के लिए लिया है, न कि सेल करने के हिसाब से लिया है। फिर इनटेंजिबल मीन्स अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, है ना। ये सब कुछ क्या है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। तीसरा है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपका कार्य कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, चालू हालत में चल रहा है। फिर है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी फिक्स्ड एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बिल्डिंग अभी क्या है, पूर्णता बनी नहीं है, उसे हम किस में लेंगे, अंडर डेवलपमेंट में लेंगे। अब इसे भी हम कैसे याद करें भाई, TICI, इसका शॉर्ट नेम क्या रहेगा, TICI। देखिए आपको बिल्कुल याद होगा, 2-4 बार आप पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, आप यूं ही याद कर लेंगे, TICI, है ना। फिर है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, वही जो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के होते हैं इन्वेस्टमेंट, वह क्या होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, आपने वहां पर भी देखी थी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ये देखिए, है ना। यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट ये दोनों तरफ क्यों आ रहा है, देखिए आपको टैक्स भरना है, इनकम टैक्स में टैक्स देना है, मान लो 5 लाख रुपए, आपने आपके हिसाब से असेसमेंट करके दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिया, जबकि लायबिलिटी कितनी आ रही, जब आपने इसका कैलकुलेशन किया तो 7 लाख रुपीस डिपॉजिट करना था, तो आपने 2 लाख क्या करें, कम डिपॉजिट किए हैं। ये अंतर किसी भी कारण से हो सकता है, तो 2 लाख आपको क्या करना है,
डिपॉजिट करना है तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। और मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाए कि आपने डिपॉजिट कर दिए 7 लाख और आपको करने कितने थे, 5 लाख करने थे, तो आपने कितने ज़्यादा कर दिए, 2 लाख रुपए आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आपका असेट्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर है ये नेट हो गया आपका, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हो चुका है, अदर नॉन करंट असेट्स। हाँ, फिर करंट असेट्स में क्या है, करंट असेट्स मतलब जिसका पीरियड क्या है हमारा 12 मंथ, वह सब क्या कहलाती है, हमारी करंट असेट्स में आती है। अब आपने यहां इन्वेस्टमेंट ऊपर देखा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ से अबव चला जाए, 12 मंथ से अधिक हो, वह कहां चला जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। जिसका पीरियड 12 मंथ से कम है वह करंट में चला जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर इन्वेंट्रीज क्या होती है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है। ठीक है ना, अब स्टॉक आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल का, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड स्टॉक का भी हो सकता है, फिनिश्ड स्टॉक का की इन्वेंट्री हो सकती है। ट्रेड रिसीवल क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवल देखिए डेटर्स प्लस बीआर हैं, डेटर्स प्लस बीआर, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं, जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है या उधार में अपनी सेवाएं दी है, वो इसमें आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश, बैंक, है ना, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो होते हैं, जो 3 मंथ में पीरियड के होते हैं, जिसका पीरियड क्या है 3 मंथ, वो भी कैश इक्विवेलेंट्स माने जाएंगे। फिर है इसमें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। अब इसे कैसे हम याद करें, तो CIT, CITCSO ये किसके लिए है, करंट असेट्स के लिए। इसको इसे हम कैसे बोल सकते हैं, सीट कसो, चलो तैयारी करो भैया सीट कसो, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि CI आएगा, है ना, CITCSO, सीट कसो। देखिए ये आपका बैलेंस शीट का शॉर्ट तरीके से हम कैसे याद करें, यह मैंने बता दिया। यह आपको बुक में पढ़ना है कि शेयर्स कैपिटल में क्या होता है। देखिए इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, 2 प्रकार के शेयर होते हैं। फिर इसमें अथोराइज शेयर्स कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब हमें लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, है ना, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन रिजर्व, यह सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, कंपनी ने शेयर वारंट इशू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी क्या किया है, शेयर्स को अलॉट नहीं किया गया है। जब तक शेयर को अलॉट नहीं किया जाता तब तक वह शेयर कैपिटल में नहीं लिखा जाता। आपने क्या कर दिया कि भैया इतने नंबर के इतने शेयर्स दे दिए जाएंगे आपको, इतने रुपीस के, अभी वारंट इशू किया है, ना कि शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी आपने शेयर एप्लीकेशन मनी ले ली है, लेकिन आपने क्या करा है, इसे शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं, तो इसे हम शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या आएगा, यह सब आपको एक बार बुक में पढ़ना होगा। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग मीन्स वही 12 मंथ से ज़्यादा मैं बता चुका हूँ। चलिए हो चुका है, अभी आप इतना क्लियर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए, है ना। थैंक यू।